So myself, in the course, and should I speak Hindi? Shagufta, Yeah, let me start. sir, you are not audible, sir. Audible, yes, sir. The first, Let me introduce, sir. Let me I introduce, sir, to everybody here. Yeah. hello. Yes, sir. Let's continue, begin, sir. So, before beginning the session, I would like Okay. to start from a very beautiful quote. It is मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको जो दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर. On this beautiful quote, I would like to begin this session. And before beginning the session, let me introduce to our guest here. And those of you who have joined here might already know who is our special guest today, but let me briefly introduce him. Many of you might not know that he has already secure. He has also given this. He has also got the post of Ranger Post Officer in the UPPSC 2019 exam. He has also been selected as Assistant Director Social Welfare in the Social Welfare Department in the 64th BPSC 2018, and recently has been selected as Deputy Collector or the SDM in the UPPSC 2020. Apart from these, he has also had a very good academics, and currently is also pursuing the PhD in geography from AMU. So, in this note, I would like to welcome sir to please continue the session on the topic how to Okay. prepare during graduation for civil services. Okay. I am audible now? I am audible. So your voice is little bit My voice is breaking. breaking. Yeah, there is a network problem here. Right now I am at my hometown, so Yes, there sir. is issue. Yes. If it is You can not, close the video. What you can do is you can close the video so that audio can be clear. okay. So I audible now? Okay. Yes, sir. Now So you can. Yes. okay, already I have you have introduced me. So I am speaking Hindi, so the mass will understand. Okay. So you should No not problem. No respond. issues. You should not respond. ये I और will बेहतर speaking. रहेगा, सर. जी हाँ, मैं बेहतर रहेगा. मैं आप रिस्पॉन्ड ना करें, मैं बोलता रहूँगा. आपको जब कोई क्वेरी होगी तो लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है? जी और ठीक है सर. क्वेरी आप ऑडियो में पूछिए, यहाँ लिखने से उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? जी हाँ, सर, मैं तो पूछूंगी शुरू सर. कर. जी. ओके. तो अभी जैसे आपने इसमें रखा है कि ग्रेजुएशन के दौरान क्यों आपको सिविल सर्विसेज में आना चाहिए. पहला क्वेश्चन ये है कि सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहिए. ओके. सो सिविल सर्विसेज में आने का मेरा मोटिव, शुरुआत में तो मेरे फादर ने मुझे इसकी तरफ बोला कि आप एकेडमिक्स में अच्छे हो तो आपको सिविल सर्विस करना चाहिए, जबकि मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी कि सिविल सर्विसेज होता क्या है. ओके. क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज एग्जाम, कि आपको एग्जाम पास करना है, तो एग्जाम वही पास अच्छा करता है जो एकेडमिक्स में अच्छा होता है. ये एक जनरल ट्रूथ है, एक मिथ नहीं है, एक जनरल ट्रूथ है. ओके. तो मैं एकेडमिक्स में अच्छा था, तो मेरे फादर ने बोला यू शुड परस्यू योर कैरियर इन द सिविल सर्विसेज. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने अलीगढ़ से ही ग्रेजुएशन किया. उसके बाद मैंने मास्टर्स जामिया मिलिया इस्लामिया से किया, फिर एमफिल किया. तो उसके बाद इसमें सिविल सर्विसेज में क्या होता है, 21 ईयर्स एज ओल्ड के बाद आप दे सकते हैं अटेम्प्ट. ओके. तो मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ सिविल सर्विसेज के बारे में, उसके बाद मैं यूपीएससी, बीपीएससी, ओईपी, पीसीएस सब पे आ जाऊंगा, ठीक है? तो 21 के ईयर के ओल्ड के बाद आप दे सकते हैं. तो फिर मेरी एज हो गई थी 23, तो मैंने कहा आप देना चाहिए एज, ठीक है, सिविल सर्विसेज. तो मैंने दिया सिविल सर्विसेज. अटेम्प्ट में पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ. ओके. प्रीलिम्स में नहीं हुआ. आई एज्यूम कि लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज होते हैं इस सिविल सर्विसेज के प्रोसेस में. ओके.
क्योंकि बेसिक्स तो मतलब आजकल इंटरनेट पे मिल जाता है, आपको थोड़ा बहुत पता होगा, आइडिया होगा, वो उस आइडिया मतलब उससे मैं बचना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है। ये मतलब नेव्स या मतलब जनरल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मतलब जैसे किसी को एट्रैक्शन है क्यों, तो मैं उसको भी बता देता हूँ आना क्यों चाहिए सिविल सर्विसेज में। तो मैंने अटेम्प्ट दिया, मेरा नहीं हुआ, उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दिया, फिर नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दिया, फिर मेरा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि हो क्यों नहीं रहा, तो मैंने सोचा मतलब मैं ये पार्ट बता रहा हूँ हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि बहुत सक्सेस रेशियो में कम है, ऑलमोस्ट 1 to 2% है जितने लोग अपेयर होते हैं एग्जाम में। तो हो क्यों नहीं रहा, तो मेरे मतलब मुझ में समझ में आया कि मैं पीयर प्रेशर में यानी कि फादर के एडवाइस से अभी तक दे रहा हूँ। एक्चुअली जो जितना एम्पल अमाउंट ऑफ लेबर आई शुड पुट इन द एग्जामिनेशन आई वाज नॉट पुटिंग, ओके। वो क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आपको एक अंदर जेल नहीं था मेरे अंदर कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, जस्ट बिकॉज मुझे देना था एग्जाम, में दे रहा था। तो फिर जब आपके अंदर एक मोड होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, वो मैं एक अभी आगे चल के बताऊंगा कि क्यों ऐसा मतलब हुआ कि मैंने एग्जाम को सीरियसली लेना शुरू किया, ठीक है। तो आप लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं या कुछ लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके होंगे, तो सबको एक है कि सिविल सर्विस में क्यों जाना चाहिए। देखिए अभी आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और बहुत सारे लोग इसमें एमयू में होंगे, ठीक है, तो दे आर गेटिंग स्टडी इन द ए वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, ओके, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप स्टडी कर रहे हैं, यानी कि आप लोग काफी लोगों से बेहतर हैं, ओके। तो यानी कि मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि आप लोग स्टडीज में भी अच्छे होंगे, ठीक है, ओके। तो आपने स्टडीज में अच्छे हैं, तो यानी कि आपको यहाँ तक पहुँचने में आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करी, अच्छे से आप अचीव किया जो भी अचीव करना था, लेकिन अभी तक सोसाइटी के लिए या सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। तो मेरा मोटिव हमेशा से यही था, मतलब मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर सब कुछ मुझे मिल गया तो फिर इससे मेरा भला होगा। इन द रिटर्न आई विल नॉट गिविंग एनीथिंग टू द एनीवन टू द सोसाइटी। तो मेरा जो पर्सनल मोटिवेशन का ये था, यही था कि मुझे सोसाइटी में कुछ बेटरमेंट के लिए देना है। अब वो जो देना है वो किस फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर आप वेल ऑफ हैं, हेल्दी मतलब वेल्दी हैं, अगर आप वेल्दी हैं तो आप मॉनेटरी टर्म्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं तो आपको जो एजुकेशन है उसके थ्रू आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में आने का एक मोटिव होना चाहिए कि आपको सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना है थ्रू एबिलिटी, योर एजुकेशनल एबिलिटी, ओके। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए, आपका भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग क्या है कि नेम फेम और मनी के लिए आते हैं इस सर्विसेज में, क्योंकि इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट आपको पावर देती है, एक्सरसाइज करनी होती है, उसके थ्रू आप सोसाइटी में बेटरमेंट के लिए, हमेशा सोसाइटी में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए काम करना होता है। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है मोटिवेशन का कि आपको पावर मिल रहा है, आपको रसूख मिल रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। बेसिकली मोस्टली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नॉर्थ इंडियन बेल्ट के ही लोग हैं हम लोग, तो हम लोग कंजर्वेटिव सोसाइटी हैं, तो हमें जो ऐसे बचपन में बोला जाता है आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, ये बन जाओ, तो उसमें क्या होता है एक सोशल स्टेटस होता है कि आप सोशल स्टेटस अचीव कर लोगे उसके बनने के बाद, ठीक है। लेकिन ये जो मोटिवेशन होता है, और किसी लिखा होता है कि पर्सनल, मेरे फादर ने मुझे बोला या किसी के घर वालों ने किसी ने बोला, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे आपको सोशल स्टेटस उनका भी और आपका भी ऊंचा जाएगा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आपका मोटिवेशन हमेशा सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए होना चाहिए। जो पर्सनल मोटिवेशन होता है, जैसे फादर ने बोला या फिर किसी ने बोला पैसे के लिए, ये वो बहुत दिन, कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाता है, वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। मेरे साथ, मेरे केस में यही हुआ, क्योंकि मैंने मेहनत की, तो अगर जब तक, अभी इसमें क्या है ना, पढ़ना बहुत पड़ता है, तो 10 घंटे के लिए पढ़ने के लिए आपको एक ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए कि 10 घंटे बैठ के पढ़ सको। वो क्या मोटिवेशन होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, वो मम्मी पापा बोलेंगे, कुछ दिन बाद कहेंगे चलो ठीक, मम्मी तो रोज बोलती है पढ़ने के लिए, पापा तो रोज बोलते हैं पढ़ने के लिए, वो गायब हो जाता है, ठीक है। वो मोटिवेशन आपका नहीं हो सकता। अगर आपका है तो कुछ दिन में वो गायब हो जाएगा। आपका मोटिवेशन हमेशा लार्ज स्केल पे, एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में सोचिए। अच्छा, तो अभी आप, जैसे मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे यहाँ का ये था कि रूरल एजुकेशन बहुत ही पुअर मतलब स्टेट में थी, मतलब बहुत खराब सिचुएशन थी यहाँ पे। हम तो जैसे भी करके अपना पर्सनल मेहनत से निकल गए। या फिर फीमेल एजुकेशन ऑफिशियली बहुत ही रूरल खराब है यहाँ पे। यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत खराब है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसके बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, तो दैट नीड फंड, दैट नीड मनी, ठीक है। वो मनी आप पर्सनल अगर अपने उससे खत्म करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा कुछ दिन बाद।
लेकिन अगर आपको ऐसी पावर मिल जाती है जो गवर्नमेंट आपको देती है, लाइक आपको गवर्नमेंट फंड भी देगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगी, आपको पावर भी देगी, आपको डिस्क्रिशन भी देगी कि आप वो अमाउंट कहाँ पे खर्च करना चाहते हैं, आपको एक एजुकेटेड पर्सन गवर्नमेंट आपको डिप्लॉय करती है कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, इसके अंदर समझ है, तो ये जहाँ पे डिप्राइव्ड सोसाइटी उनके लिए बेटरमेंट के लिए काम करेगा। ये मेरा मोटिवेशन बाद में चल के आया जब मैंने थोड़ा सोसाइटी मतलब एग्जाम को समझा, इसके एग्जाम की नीड को समझा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल था मोटिवेशन के लिए। आपका भी हो सकता है, अगर आप सोसाइटी के इज ए लार्जर फ्रेमवर्क में सोचते हैं कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना है, तो आपका वो मोटिवेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो जो पर्सनल मोटिवेशन होता है ना, पैसे के लिए, फेम के लिए, वो ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा और शायद किस्मत भी साथ ना दे आपकी। ओके, अब मोटिवेशन के पार्ट भी छोड़ के आते हैं कि सिविल सर्विसेज है क्या। बेसिकली सिविल सर्विसेज क्या है? सिविल सर्विसेज ये है कि जो सोसाइटी में अच्छे अपने आप एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं, उनको गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है कि आप सिस्टम को रन कराओ। क्योंकि सिस्टम में अगर सुपीरियर लोग नहीं जाएंगे तो बहुत सारी जनता को कंट्रोल करना, बहुत सारी जनता को पॉलिसी मेकिंग करना कि कैसे आपकी नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाना या उसके पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में काम करना। वो एक जो 4 साइटेड बंदा होगा, वो बंदे चुनने चाहिए, गवर्नमेंट चाहती है वो बंदे चुने। उसके लिए यूपीएससी होती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, मोटिव फिर आते हैं कि सिविल सर्विसेज है क्या। तो सिविल सर्विसेज मैंने बता दिया ये है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं कि सिविल सर्विसेज में आता क्या है, एग्जामिनेशन है क्या। ठीक है, तो उस एग्जामिनेशन पार्ट पे मैं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो, एग्जामिनेशन ये ऐसा होता है कि कोई भी जनरल ग्रेजुएट जो है इंडिया में, एक जनरल ग्रेजुएट है ना, वो उस सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए जो उसके सिलेबस में होता है। जो एग्जाम में सिलेबस आता है, गवर्नमेंट या कमीशन ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप इतने चीजों के जानकार हों, जिससे आप, और उसी जानकारी का आपका टेस्ट लिया जाता है। जो एग्जामिनेशन होता है तो उसमें उसी जानकारी का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, अब मैं 1 to 1 बात कर लेता हूँ। पहले इसमें 3 स्टेज होते हैं। एक होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस पार्ट, ठीक, तीसरा होता है इंटरव्यू पार्ट। ठीक है, तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। अच्छा हाँ, मैं ये दोनों चीज अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं दोनों को, स्टेट पीसीएस को और सेंट्रल पीसीएस, सेंट्रल पब्लिक सर्विस यानी कि यूपीएससी को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों एग्जामिनेशन को साइमल्टेनियसली मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो जो प्रीलिम्स होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पहले पेपर में जनरल स्टडीज आता है जिसमें 7 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं एक एक नाम बता देता हूँ। पहले नंबर पे आता है हिस्ट्री। ठीक है, दूसरे पे आता है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तीसरे पे आता है ज्योग्राफी। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं धीरे धीरे अगर किसी के पेन है, क्योंकि इससे बाद में आपको रिकॉल करने में आसानी, क्वेश्चन पूछने में आसानी होगी। हाँ, तीसरे पे ज्योग्राफी आता है, चौथे पे आता है इन्वायरमेंट का पोर्शन, 5वें पे आता है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पर्टिकुलरली। इकोनॉमी भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका जनरल साइंस, जनरल साइंस आता है। ठीक है, इसमें इसको जनरल साइंस के बजाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी के होते हैं जो करंट डेवलपमेंट होते हैं। और फिर लास्ट में आता है आपका जनरल करंट अफेयर्स। ठीक है, कि रोज़ क्या हो रहा है सोसाइटी में। 7 चीज़ें हैं, आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि बाद में क्वेश्चन पूछना होगा आपको, तो इसी से आप पूछिएगा। ये प्रीलिम्स का पार्ट है, और प्रीलिम्स का जो GS1 होता है वो उसका पार्ट है। फिर जो GS2 होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। जो GS2 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको सिर्फ 33% मार्क्स उसमें लाना है। ठीक है, 33% मार्क्स उसमें लाना है। ओके, उसमें क्या होता है, उसमें जनरल क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, और आपके अनसीन पैसेज, जो हम लोग बचपन में बोलते थे अनसीन पैसेज आ रहा है, इसको इंग्लिश कम्प्रीहेंशन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन बोल रहे इसको। फिर होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया आपका। फिर एक इंफॉर्मेशन स्टेट में कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में कम्युनिकेशन क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, फिर आपका रीजनिंग और इसी तरह के बहुत सारे होते हैं। बस ये क्वालिफाइंग करना होता है। तो जनरल जो जिनका भी मैथ बैकग्राउंड रहा है उनके लिए आसान होता है, जिनके लिए नहीं है उनका थोड़ा सा एफर्ट मांगना पड़ता है करने के लिए। ठीक है, ये होगा प्रीलिम्स का पार्ट। मेंस पे आते हैं। अब चूंकि मैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सिलेबस मेंस का पहले अलग था, अभी कॉमन सिलेबस हो गया, लगभग सेम हो गया सिलेबस। तो इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको। इसमें जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद आता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपको एक चूज करना पड़ेगा। उसमें 22-23 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है।
फिर एक एसए का पेपर होता है, और यूपीपीसीएस में पार्टिकुलरली एक हिंदी, जनरल हिंदी का भी पेपर होता है जिसका मार्क्स ऐड होता है, यानी कि आपको हिंदी भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसमें उसका मार्क्स ऐड होता है। यूपीएससी में जो हिंदी का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, और एक सब्जेक्ट होता है वो क्वालिफाइंग होता है, तो उसका मार्क्स ऐड नहीं होता, वो जस्ट क्वालिफाई होता है। लेकिन यूपीपीसीएस में हिंदी का एक पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग नहीं होता है, उसका मार्क्स ऐड होता है। फिर ये होगा मेंस का पार्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टेज आता है। ठीक है, ये मैंने एक जनरल एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर बता दिया, इससे आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी कि जैसे कि अगर कोई सिविल सर्विस में आना चाहता है तो उसको क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, आती सबको आवाज जा रही है ना, एक बार कंफर्म कर लो। यस सर। ओके, यस सर, आ रही तो है। ये हाँ ओके ठीक है, तो मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर बता दिया। अभी क्या है कि इन्होंने मतलब जो आर्टिस्ट ने बनाया है पोस्टर, इसमें लिखा हुआ है व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड एंड व्हाई ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एंड कोचिंग है, ऑप्शनल है, व्हेन एंड व्हाई टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो व्हेन और व्हाई वाला पार्ट तो मैंने, व्हेन और हाउ वाला पार्ट जो वो तो मैंने बता दिया कि क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है कि कॉमिक्स में किस तरह क्वेश्चन पूछे थे, बाद में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, टाइप मत करिए अभी। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि तो इनके जो क्वेश्चन है पहले उनको एड्रेस कर लेते हैं वन बाय वन, उसके बाद फिर बताने में आसानी होगी। तो उनका पहला क्वेश्चन है व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड। ठीक है, तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स है वो तो मैं तुम्हें एक लिस्ट दे दूंगा बाद में। ठीक है, वो कर लेना, बस उससे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी ग्रेजुएशन में मोस्टली लोग, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर समझना ज़्यादा जरूरी है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो हम दूसरा वीडियो बना लेंगे, क्योंकि वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसके लिए ही 1.5 घंटा लगेगा, बहुत बड़ा सिलेबस होता है यूपीएससी का। ठीक है, कोचिंग करना चाहिए, ग्रेजुएशन के दौरान क्यों करना चाहिए, हाँ कोचिंग सॉरी ये ग्रेजुएशन के दौरान क्यों करना चाहिए, इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आप लोग मोस्टली ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज के हैं, कुछ लोग साइंस के भी होंगे। तो चूंकि अगर अभी से आप करना शुरू कर देंगे तो जब तक आप ग्रेजुएट होंगे या मास्टर्स में जाएंगे तब तक आप काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके होंगे। और इसमें क्या है कि सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो स्टैटिक पोर्शन होता है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक डायनेमिक एक स्टैटिक। तो जो क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन नेचर का होगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, वो पहले आप खत्म कर लीजिए कहानी की तरह पढ़ के, तो आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा। जैसे हिस्ट्री कोई पूछेगा तो आपके दिमाग में हिस्ट्री का फ्रेमवर्क बना रहेगा, या फिर ज्योग्राफी का बेसिक्स क्वेश्चन है तो वो बुक पढ़ लीजिए, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन के दौरान करने से ये होगा ना कि जैसे ही है कि आपको बहुत दूर जाना है तो जितना सुबह निकलो घर से उतना जल्दी पहुंच जाओगे, यही इसीलिए आपको ग्रेजुएशन के दौरान करना चाहिए। क्योंकि एमयू में मैं पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन मैंने अलीगढ़ से किया है, तो मुझे अलीगढ़ के सिलेबस के बारे में पता है कि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपना नॉर्मल करने के बाद भी इतना टाइम बच जाता है कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये वाला पोर्शन भी कर सकते हैं। हाँ, कोचिंग जरूरी है कि नहीं जरूरी है उस पार्ट पे मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि पहले आप समझे पूरी चीज़ को, उसके बाद समझे। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, और क्योंकि सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है। कुछ लोग कुछ दिन ऑप्शनल पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। ह्यूमैनिटीज वालों को मैं बोलूँगा कि जैसे कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जनरली हमारे ऑनर्स में तो क्या होता है कि एक सब्जेक्ट लास्ट में बचता है, तो जो ऑनर्स है ना, मैं तो सजेस्ट करूँगा वही सब्जेक्ट लो। जैसे मैंने वही सब्जेक्ट लिया, ज्योग्राफी था मेरा। उसमें क्या होता है कि देखो 3 साल आप यहाँ पढ़ते हैं, अगर मास्टर्स करना है तो मास्टर्स कर लो, उसके बाद और अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है। और फिर आपको लगातार इसमें जहाँ ज़्यादा बेसिक्स स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए जो ऑप्शनल का क्वेश्चन है इसको मैं अभी के लिए ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ही आपका रखूंगा जो ऑनर्स लेवल का होता है। ठीक है, व्हेन एंड क्या है, हाउ एंड व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, वही मैंने बताया, जितना जल्दी करोगे उतना, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखो मैं बात कर लेता हूँ एग्जामिनेशन के पैटर्न पे। ठीक है, क्योंकि शायद कुछ लोग थोड़ी तैयारी करके आए होंगे, उन्होंने सिलेबस देख लिया होगा, उनके लिए भी बेटर रहेगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए भी बेटर रहेगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स में मैंने बता दिया कि 7 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको सब्जेक्ट मैंने लिखा दिया था, अगर किसी ने लिखा होगा तो अच्छी बात है। हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर। ओके, मेंस पार्ट पे आते हैं। तो चूंकि जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको सर्टेन लेवल में कट ऑफ नंबर लाना होता है, उसके बाद आप वो ले आएंगे, उसके बाद फिर आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मार्क्स ऐड होता है जो हमारे मेरिट बनाने के लिए, वो मेंस का होता है और इंटरव्यू का होता है। ठीक है, तो मेंस का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो उसी चीज़ का एग्जामिनेशन आपको फाइनली देना है, और वो सब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो मेंस का सिलेबस हम डिस्कस कर, आतिफ क्या मेंस का सिलेबस डिस्कस कर लें या सब्जेक्ट सिर्फ बता दें अभी?
आतिफ? सर ब्रीफली हम चीज़ों पे बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं ब्रीफली 10 मिनट बता देता हूँ, ठीक? हाँ, और आप लोग सवाल अभी के लिए रखिए, मतलब क्यूएनए नहीं सेशन नहीं, के अभी वक्त नहीं। में। हाँ क्यूएनए ओके, मैं सेशन क्योंकि हमारा होगा एट द एंड ऑफ द सेशन, तो आप हाँ उस वक्त हाँ में वो पूछिएगा। अर्शी ओके इकबाल, ओके आतिफ, रंजल यादव, रिफा बशीर। ओके आतिफ, थैंक चलो यू सर। ठीक। यस। तो इसमें जो मेंस पार्ट है, आपको मैंने बताया, अगर किसी ने लिखा होगा कि जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, ठीक है? इसमें पेपर फर्स्ट जो है, इसमें 3 चीजें आती हैं। आपका आता है हिस्ट्री, चलो हिस्ट्री के फिर एरो लगा के ऐसे लिख सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आता है, ठीक है? और आपका मॉडर्न इंडिया यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन आता है, और स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ था हमारा, जिससे हमें ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी, उसके क्वेश्चन, उसकी जो हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन आते हैं। और फिर एक आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है? ये हो गया आपका 1 2 3 4 मतलब इसके पार्ट हो गए हिस्ट्री के। उसके बाद अगला है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का मतलब है जो सोशियोलॉजी जिनका होगा ग्रेजुएशन में या 12th में किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा, तो उसमें जो इंडियन सोसाइटी है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ट्राइबल इश्यूज क्या हैं, और आपके जो सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां हैं जैसे टैबूज हैं, कस्टम्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है, या क्या इसका इनहेरेंट रीजन है किसी भी पर्टिकुलर एक अंधविश्वास का या किसी चीज का। फिर ये इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन मतलब जनरल क्वेश्चन होते हैं, तो वो बहुत ही जनरल होते हैं, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? तीसरा पार्ट होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी ना फिजिकल ज्योग्राफी जो होती है, फिजिकल ज्योग्राफी, अगर किसी का ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी है या 12th में, तो उसको पता होगा फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो नॉर्मल फिनोमिना होते हैं, जैसे सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आपका ज्वालामुखी यानी वोल्केनो आ गया, या फिर बहुत सारे हैजार्ड नेचुरल आते हैं, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उससे निकल के आते हैं। और जो बहुत सारे जियोमार्फोलॉजी, शायद किसी को थोड़ा बहुत पता हो, जियोमार्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इसके क्वेश्चन आते हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है? उसके बाद अगर आगे क्वेश्चन आता है इसी में ही इंडियन ज्योग्राफी में, जैसे मानसून सिस्टम है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री, ये पेपर 1 आपका निकल गया। हाँ, तो इसके बारे में ये कहना चाहूंगा मैं पेपर 1 के बारे में कि ये स्टैटिक नेचर का है, इसमें बहुत ज्यादा डायनेमिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अगर आपने इसको पढ़ लिया सब, तो यानी कि आप पेपर 1 से बरी हो गए, आप पेपर 1 आपका हो गया खत्म, पेपर 1 आपका डन, ठीक है? यानी कि आपका बर्डन कम हुआ, सिलेबस में एक पार्ट आपने अगर खत्म कर लिया ग्रेजुएशन के दौरान ही, तो आपका बर्डन कम हुआ, ठीक है? क्योंकि जब आप फुल फ्लेश ग्रेजुएशन के बाद तैयारी देंगे एग्जाम, तो उस टाइम आपका ये काफी चीजें तैयार हो चुकी होंगी, ठीक है? फिर पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी, जी कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज क्या होती हैं, इसके गवर्नमेंट है, मतलब एक स्टेट होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट है, लेजिस्लेशन होता है। तो इस तरह के मैं अभी ओवर व्यू दे रहा हूँ, डिटेल में पूछना होगा तो भी बता दूंगा मैं, ठीक है? लेजिस्लेशन होता है, एजुकेटिव पार्ट होता है, जुडिशरी होती है, 3 पार्ट होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के। ये क्वेश्चन आते हैं, गवर्नेंस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? सोशल जस्टिस क्वेश्चन आते हैं कि गवर्नमेंट सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए सोसाइटी में जो सबसे डाउन रोडन है, जो बहुत ही दबे कुचले लोग, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या स्कीम ला रही है, क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट, कौन कौन से, कि ई गवर्नेंस है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस कैसे आ रही है, ठीक है? और फिर जैसे आपका हाँ, जैसे राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट है या मनरेगा है, उसके थ्रू सोसाइटी में जो बहुत ही, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं, उनको सरकार क्यों देना चाहती है फ्री में पैसे, या फिर थोड़ा सा काम करा के क्यों पैसे देना चाहती है? क्योंकि इससे सोसाइटी में इक्वालिटी, इगलिटेरियन सोसाइटी बनेगी, हमारी इक्वालिटी स्टेब्लिश होगी सोसाइटी में, ये चीज हो गई। उसके बाद इसी में ही इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, उससे हमें क्या फायदा मिलेगा वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है? स्ट्रेटेजिकली या मतलब स्ट्रेटेजिकली हो गया, या फॉरेन पॉलिसी जो है वो सब क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आता है। तो ये पेपर 2 का क्वेश्चन होता है। तो इसमें हाफ पोर्शन जो होता है कि जैसे प्रेसिडेंट है उसके क्या क्या काम है, या प्राइम मिनिस्टर से क्या क्या काम है, वो स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। लेकिन बाकी जो IR क्वेश्चन है या जो स्कीम वाले क्वेश्चन है वो डायनेमिक स्टैटिक का मतलब ये है कि डायनेमिक्स मतलब होता है कि जो रोज बरोज चलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे कि कोई पेंशन की स्कीम है, कल कोई और पेंशन की स्कीम थी, अभी वो उसका नाम अटल पेंशन स्कीम हो गया है, ठीक है? उसका नाम आगे चलिए गवर्नमेंट आएगी और चेंज कर देगी, तो ये डायनेमिक है। तो वो स्कीम का नाम पूछ लेते हैं कि के अंदर प्रोविजंस क्या है, कौन कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। तो ये डायनेमिक हो गया। स्टैटिक मतलब हो गया जैसे कि अगर आ गया मॉडर्न आर्ट के बारे में लिखो कि मॉडर्न पीरियड में जो आर्ट एंड कल्चर है क्या था, तो वो स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है?
पेपर 3 में आते हैं। ये पेपर जो है ना प्योरली डायनेमिक है। प्योरली डायनेमिक्स मीन कि ये जो अभी करंट हैपनिंग हो रही है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसमें पहला आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है। इकोनॉमी में होता है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए, बैंकिंग सेक्टर में क्या कमियां हैं, एनपीए क्या होता है, या फिर लैंड रिफॉर्म के लिए जैसे कोई बिल आया, या जैसे अभी एग्रीकल्चर वाला वो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, तो वो उसमें क्या कमियां हैं, पीडीएस सिस्टम क्या होता है, ये इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है और इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आता है। इसमें एग्रीकल्चर कैसा क्वेश्चन आएगा कि जो गवर्नमेंट है या वो सरकार जो है वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि अगर इरिगेशन है तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इस तरह की स्कीम चलाती है कि लोग एग्रीकल्चर को इम्प्रूव हो जाए। देखिए आप लोग अभी स्टूडेंट है तो आपको अभी दिखेगा नहीं कि ये प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग अभी रूम पे बैठे हैं ना, आपको न्यूज़पेपर से कुछ भी नहीं पता चलता है। लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होता है ये सब, ठीक है। कितना होता है कितना नहीं होता है वो तो जो इम्प्लीमेंट करता है पब्लिक सर्वेंट उसके ऊपर होता है, लेकिन ये सब स्कीम चलती हैं। तो क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं इकोनॉमी एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर आपका आता है इन्वायरमेंट, पेपर 3 में ही इन्वायरमेंट का पोर्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट हो रहा है या इन्वायरमेंट के बेटरमेंट के लिए, एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स है और वाटर क्वालिटी को सुधारने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें से आते हैं क्वेश्चन इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से। फिर एक नई चीज इसमें है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मतलब होता है जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, ड्रॉट है, ये सब है। तो इसको रोकने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट स्टडीज लगाती है और क्या क्या करना चाहिए, ये हो गया इसका पार्ट। फिर आगे इसी में डिजास्टर मैनेजमेंट में ही इसमें इंटरनल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन आता है। इंटरनल सिक्योरिटी में ये होता है जैसे नक्सलिज्म है, टेररिज्म है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इससे क्वेश्चन लेकर आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, ठीक है। पेपर 3 में ही ये चीजें होती हैं। और पेपर 3 में फिर साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी में क्या, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। अभी आधार चल रहा है तो इससे ये भी गवर्नमेंट मतलब साइंस का पार्ट है आधार, क्योंकि इसमें आइरिस स्कैन होता है, इसमें आप लोग खुद यूज करते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी दुनिया आती है, 4G टेक्नोलॉजी आई, 5G आई, तो क्या उसका डिफरेंस है, इसमें साइंस में आते हैं। तो ये पेपर 3। तो इस तरह आपने देखा ना, इसमें ये प्योरली डायनेमिक है, न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर इससे होता है कवर ये पेपर 3, ठीक है। अब आते हैं पेपर 4 में, जीएस के पेपर 4 में ये इथिक्स का पेपर है। देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई बंदा नॉलेजेबल है तो उससे ही हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथिकली मोरली साउंड होगा। तो इसी तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं कि आप इथिक्स का पेपर, यानी ये फिलॉसफी प्लस पब्लिक एड का कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ पार्ट इसका फिलोसफिकल है कि कोई सही काम क्यों करना चाहिए। ये मेरा एक्चुअली बहुत फेवरेट पेपर था पेपर 4, क्योंकि इसमें हमारा इथिकल और मोरल वैल्यूज बहुत इन्वॉल्व होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। इसको कैसे पास करना है, इसके अंदर कैसे करना, वो सब मैं अगर कोई डिटेल में चाहे तो उसके लिए अलग से लेक्चर कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि इथिक्स का पेपर होता है। इसमें फिलॉसफी मतलब राइट रॉन्ग की करेक्ट इनकरेक्ट क्या है, ठीक है। कोई वर्क है, कोई आप काम कर रहे हैं वो गलत क्यों है। पबैड इसलिए क्योंकि कोई गलत और सही नहीं होता है, वो होता है कि लिमिट में कौन कितना पॉसिबल है कोई वर्क, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई ब्यूरोक्रेट है या आप किसी भी पोस्ट पे हैं, पब्लिक सर्वेंट है, आप किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं, तो इसमें फिलॉसफी तो ये कहती है आपको मदद करना चाहिए, लेकिन पब्लिक एड ये कहता है कि कितनी लिमिट तक आप मदद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा किसी को मदद कर देंगे तो वो लिथार्जिक हो जाएगा, वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा, उसके अंदर सब कुछ सोसाइटी में स्टैटिक हो जाएगा, सोसाइटी ग्रो नहीं करेगी आगे, एस्पिरेशन खत्म हो जाएगा उसके अंदर से। तो इस तरह के जो डायलेमा वाले क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। तो इसमें क्या होता है, केस स्टडी भी आती है। केस स्टडी में हमें ये देखना होता है कि कोई केस देता है और बोलते हैं कि अगर आपको ये एसडीएम बना दिया या आपको डीएम बना दिया जाए या आपको कोई भी पोस्ट दे दी जाए, तो आप उस केस पार्टिकुलर केस में कैसे बिहेव करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन के पीछे लॉजिक होना चाहिए, कुछ रीजनिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब बोल दिया हाँ ये करूंगा तो क्यों करोगे भाई, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, और वो लॉजिक बहुत ही मतलब प्लॉजिबल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। और मतलब ऐसा भी हम लॉजिक नहीं दे सकते कि हमारे पास सरकार के पैसे से हम ये करवा देंगे। तो सरकार के किस पैसे से, किस तरीके से, जो मतलब लेजिटिमेट होगा, इलेजिटिमेट तरीका नहीं अपनाएंगे हम, ठीक है। फिर 4 पेपर हो गए जीएस के। उसके बाद एसए का पेपर आता है। एसए में आपको एक सब्जेक्टिव एसए लिखना होता है, मतलब यूपीएससी में अलग लिमिट है, वर्ड लिमिट, यूपीपीसीएस में अलग वर्ड लिमिट है। ये क्या है कि देखो एसए बेसिकली जब इतना सारा पढ़ लोगे ना, एसए अपने आप निकल के आएगा, नॉलेज इतना भर जाएगा आपके अंदर ना कि एसए में वो निकल आएगा। लेकिन नॉलेज का एसए से उतना लेना देना नहीं है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए।
कि जब आप लिखे ना, जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ तो अपने छोटे भाई को दे देता हूँ कि पढ़ो, अगर उसको अच्छा लगा, उसने 5 मिनट 10 मिनट ध्यान से, उसने 5 मिनट 10 मिनट ध्यान से पढ़ा उस एस्से को, तो मैं मतलब आई एम सक्सेसफुल राइटिंग, मेरा पर्पस पूरा हो गया वो एस्से लिखने का। ठीक है, तो एस्से के लिए उतना बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको लिखने का तरीका जो वो बाद में बता दूंगा। तो उसके बाद फिर आता है एक हिंदी का, यूपीपीसीएस में हिंदी का पेपर होता है, तो उसमें हिंदी ग्रामर आती है थोड़ी सी, और बेसिकली इसमें प्रेसियस राइटिंग होती है, इसको हिंदी में संक्षेपण बोलते हैं। हिंदी में जो संक्षेपण बोलते हैं वो होता है, वो करने के लिए, तो वो उसके लिए मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एग्जामिनेशन का, मेंस पार्ट का। इसके बाद अगर आप उसे पास कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं, उसकी अलग स्ट्रेटजी होती है। और वो मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, किसी चैनल को दिया था, तो उसमें देख लीजिए, इंटरव्यू का मैंने बहुत अच्छा से बताया उसमें। आतिफ तुम लिंक दे देना उसको, मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। जरूर सर। ओके, तो ये हो गया एग्जामिनेशन का पार्ट। अब क्यों का मैंने अपना बता दिया, मेरा रीज़न क्यों करने का क्या था। ठीक है, और एग्जामिनेशन का पूरा ओवरव्यू दे दिया। अभी क्वेरी कर लेते हैं, क्योंकि एक ही क्वेरी में बहुत लोगों के क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट द ओपन, मतलब इसको शुरू कर दो क्वेश्चन आंसर का सेशन, फिर एक एक करके हो जाएगा। और आप टाइप मत करिए, आप बोल दीजिए, मैं सुन लूंगा। अच्छा, कोई बोला फेस दिखाओ, यार नेटवर्क नहीं आ रहा, इसलिए मैं फेस नहीं दिखा पा रहा था। सर उससे क्योस हो सकता है, सॉरी सर, हाँ, वो क्योस हो सकता है सर। नहीं, सो मॉडरेटर सवाल वहां से उठा के पढ़ा देगी। शगुफ्ता, प्लीज रीड द क्वेश्चंस। जी जी सर, जैसे पहला क्वेश्चन था यही सर कि कब स्टार्ट करना है, वो आपने बता ही दिया, लेकिन कुछ ऐसे पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है कि हम ग्रेजुएशन में करें या प्रोफेशनल जॉब करने के बाद करें। सो इस मतलब ये वाली चीज़ थोड़ा लाइट कर देते हैं। चलिए ठीक है, मैं इसका आंसर कर देता हूँ। देखिए, मैंने जैसे बोला ना कि जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी हो जाएगा। तो अगर मैं ये एज्यूम करता हूँ कि अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज के हैं या साइंस के जिस भी चीज़ के लिए हैं, और अभी लॉकडाउन में तो काफ़ी टाइम ही मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से मतलब डेफिनेटली शुरू कर दें ग्रेजुएशन के दौरान। ठीक है, मैं सबको बोलूँगा ग्रेजुएशन के दौरान शुरू कर दें, कोई बुराई नहीं है। जी सर, जो दूसरा सवाल था आरसीए के बारे में, बहुत प्लीज यू आर नॉट सपोज टू ओपन योर माइक, इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस। यस, तो दूसरा सवाल कोई पूछ रहे थे आरसीए के बारे में कि आरसीए का क्या सक्सेस रेट है और आरसीए से क्या हेल्प ले सकते हैं अगर हम आरसीए के लिए जाएं, एमयू या जामिया दोनों का है देखा जाए तो। ओ ठीक है, आरसीए में जब भी और योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप वीडियो बंद करते हैं। अच्छा, हाँ, तो आरसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग, तो मैं आरसी के बारे में बता दूं। जैसे मैं जामिया आरसी में भी था और मैं एमयू आरसी में था। तो मैं जामिया आरसी में तब गया था जब मैंने कोचिंग क्या मतलब जो अपना बैकग्राउंड था ना, सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि आरसी में जाने के बाद आपको वहाँ कुछ स्पेशली पढ़ाया नहीं जाता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं बोलूंगा कि अगर आपको कोचिंग लेनी है तो कोचिंग लेके आरसीए में जाए, चाहे वो एमयू का आरसीए हो। अच्छा हाँ, फ्रेशर बिल्कुल आरसीए में मत जाए, वहाँ पे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो टेस्ट लेके एंट्रेंस देते हैं, तो टेस्ट लेके कोई एंट्रेंस देगा तो ऑब्वियसली बात आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो वो अच्छा ही होगा आपसे जो वहाँ पे जाएगा, तो वो कोई फायदा नहीं होता वहाँ जाने के बाद। ठीक है, कोचिंग वाला पार्ट है ना, वो उसका कोचिंग वाला पार्ट रह गया, तो मैं उसके लिए बोल देता हूँ अभी से। ठीक है, जी ठीक है सर। जी सर, हाँ, तो कोचिंग वाले पार्ट देखिए, होता क्या है कि सिलेबस इतना बड़ा है और हम लोग भी इंसान हैं, तो मोनोटोनस हो जाती है लाइफ। ठीक है, एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते रोज कहाँ से इतना मोटिवेशन ला 7-8 घंटे पढ़ने के लिए, और आपको जो पढ़ रहे हो उसका फीडबैक भी नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपने कोई बुक खत्म करी और फिर उसका एग्जाम हो जाता है, उसका टेस्ट हो जाता है, तो कितना बेटर रहता है ना। यही सोच के हम लोग सोचते हैं कोचिंग में रहेंगे और लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, तो वी कैन इंटरेक्ट, वी कैन डेवलप आवर ओन थिंकिंग एंड वी कैन इंटरचेंज आवर आइडियाज। ठीक है, इसलिए हम कोचिंग का थोड़ी रुझान होता है हमारी तरफ। देखिए, जो ग्रेजुएशन में बच्चे हैं ना, देखिए मैं अगर कोचिंग को प्रमोट करूंगा तो लोग कहेंगे कोचिंग करना जरूरी है, ये चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो कोचिंग होती है ना, उसमें प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा होता है।
तो प्रोफेशनलिज्म होने से क्या होता है कि आपकी चीज़ें अप टू द डेट रहती हैं, अप टू द मार्क रहती हैं। जैसे कि आपने हिस्ट्री का मतलब इंडियन हिस्ट्री है, वो बीपी चंद्रा की बुक आती है, वो पढ़ ली, ठीक है। तो उसको पढ़ने के बाद अगर आपने टेस्ट लिख लिया मेंस पार्ट के लिए या प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लिए, तो आप अगर उसमें आपने स्कोर किया अच्छा, तो आपका मोटिव फुलफिल हो गया वो बुक पढ़ने के बाद। तो कोचिंग में प्रोफेशनलिज्म के तहत ये लोग आपको पूरा करा देते हैं, ठीक है। लेकिन देखो मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मैं ज्यादातर ये जो ऑनलाइन वीडियोज, यूट्यूब वीडियोज, इस पर रिलाई नहीं करता हूँ, क्योंकि जो खुद का पढ़ा हुआ ज्ञान होता है वो ज्यादा काम आता है। तो आप लोग मतलब जहां पे भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, अगर स्टडी वाला इन्वायरमेंट है तो उसको बनाइए और अपने ही वर्क प्लेस पे काम करिए। कोचिंग का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। आपको अगर नहीं मोटिवेशन आ रहा है तो आप यूट्यूब वीडियो देख लीजिए। आप जाके यूट्यूब पे अभी ई गवर्नेंस टाइप करिए, आपको 10 वीडियो मिल जाएंगे जो ई गवर्नेंस के बारे में पूरी डिटेल दे देंगे। तो कोचिंग बहुत अच्छी चीज नहीं है। कोचिंग में जाने के बाद आप उनके रूल रेगुलेशन में बच जाते हैं, ठीक है। आप पूरे सिलेबस को रोज पढ़िए, अपनी दीवार पे यूपीएससी का मेंस का सिलेबस चिपका लीजिए और उसको आप देखते रहिए रोज। और फिर उसको देखिए, एक एक चीजें उठाइए, गूगल पे सर्च करिए, पढ़िए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, उससे रिलेटेड कोई बुक पढ़िए, जो मैं बता दूंगा अगर आपको चाहिए लिस्ट, बुक लिस्ट, ठीक है। वो बुक पढ़िए, वहां से भी समझ में नहीं आया यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, वहां से भी नहीं समझ में आया तो फिर आप बैठ के सोचिए जो पढ़ा है, क्योंकि इतना करने के बाद तो समझ में आ जाएगा आपको चीजें। बट यही है कि आप ग्रेजुएशन में तो अभी आप कोचिंग की तरफ मत जाइए, ठीक है। ये कोई आईटी और नीट का एग्जामिनेशन नहीं है, इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता आपको, ठीक है। इसमें लिमिटेड सिलेबस टाइप का नहीं है, इसमें बहुत डायनेमिक होता है। तो कोचिंग वाले खाली रिजल्ट देने के लिए करते हैं। हाँ, जब आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा तो आप सोचिएगा कोचिंग ज्वाइन करने का। अभी ग्रेजुएशन के दौरान कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग कुछ भी मत लीजिए प्लीज। उससे फिर आप में दिमाग में ना एक जो होता है ना, लीक पे बच जाएंगे और आपके अंदर जो खुद का क्रिएटिविटी है, खुद का जो कॉन्फिडेंस है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए कोचिंग का पार्ट में ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोचिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल इन माय ओपिनियन। ओके, गो अहेड। हेलो सर। Yes, सर sir. कौन सा मीडियम बेस्ट You are not supposed to open your mic, Mr. Sahil. संजय, yes, yes. सर दूसरा क्वेश्चन था, जैसे आपने कोचिंग के बारे में बात किया आपने, तो उसी में अगर जैसे अभी फिलहाल जो ग्रेजुएशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो क्या आप उससे आपने कुछ फायदा लिया? तो आपने ऐसे क्या क्या सोर्सेस उससे लिए? मतलब हम कितने, बिकॉज हम लोग ज्यादातर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करें ऑनलाइन को लेके, मटेरियल वगैरह को लेके? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि देखो, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे क्या है वो अनअकैडमी या इस तरह की चीजें, मैंने कोई भी यूज नहीं किया था ऑनलाइन, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया था, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। बट वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग आपको स्ट्रीमलाइन कर देते हैं कि 30 दिन में आपको इंडियन पॉलिटिक्स खत्म कर दिया, फिर 45 दिन में इंडियन हिस्ट्री खत्म कर दिया। तो उससे क्या होता है ना कि आपको उनके पेस के साथ चलना पड़ता है, ठीक है। और आप घर बैठ के उनके पेस के साथ चल पाओ, ये मतलब मुझे तो प्लॉजिबल नहीं लगता है, क्योंकि उनका पेस बहुत तेज होता है या बहुत ही स्लो होता है, जैसा भी होता है। वो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखो, कोई मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना, कई लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा सुन के, फिर 10 मिनट बाद वो भूल जाएंगे, ठीक है। उससे मेरे सेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला उनको। लेकिन अगर वो खुद मेहनत कर रहा है ना, इंटरनेट सोर्सेज को सर्च कर रहा है और ये सब कर रहा है, ये सब करने से उसको खुद को एक जो समझ डेवलप होगी ना, वो काम आती है एग्जामिनेशन में। क्योंकि एग्जामिनेशन में रट्टा तो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है, ये तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ। जो समझ डेवलप होगी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन वही काम आती है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है, रट्टा तो नहीं काम आने वाला है 100%। नोट्स आपका काम आता है लेकिन रट्टा नहीं काम आता, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। हाँ, मोटिवेशन बनाने के लिए आप यूट्यूब वीडियो दे सकते हैं। जी जी ठीक है जी सर। सर दूसरा सवाल था नोट्स मेकिंग को लेके, कि किस तरीके से नोट्स मेकिंग क्या भी बनाना चाहिए? देखिए अगर बनाना चाहिए तो किस तरीके से बनाना चाहिए? नहीं, आप लोग जंप कर रहे हैं, फिर भी मतलब मैंने वो सेशन अभी रखा ही नहीं है ना, जिसमें सिलेबस के एक एक चीज को लेकर डिबेट करें, डिस्कस करें कि ये चीज कहाँ से पढ़नी है, इसमें क्या पढ़ना, कितना छोड़ना, कितना नहीं पढ़ना। उसका सेशन अलग से कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अभी इसमें तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए क्या एडवाइस है, तो ये सब मतलब क्वेश्चन अच्छा नहीं है ना। क्योंकि बैकग्राउंड से कोई फायदा नहीं होता, और मेरा लेक्चर सुनने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। यूट्यूब टॉपर की वीडियोस पढ़ें, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, आपको कोई भी फायदा होगा। हाँ, मुझसे जैसे कि पर्सनल लेवल पे 1-to-1 किसी का कोई प्रॉब्लम है ना, वो पूछे ना, जैसे शगुफ्ता पूछने दो, जो पूछ रहा है माइक ऑन करने दो उनको, मैं जवाब दे दूंगा 1-to-1, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए कोई एडवाइस?
देखिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए कोई एडवाइस नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ कि जो सिलेबस है ना, वो आप हाँ उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है, उसको देखो, ठीक है। उसके लिए जो बुक लिस्ट है वो मैं आपको इनको दे दूंगा, ये आपको फॉरवर्ड कर देंगे किसी भी ग्रुप के माध्यम से। उसको देखो, उससे पढ़ो, ठीक है। सुनो, और अपना इस कभी ऐसा आएगा टाइम कि इंजीनियरिंग में आपका जो CGPA है वो गिर रहा है, उसको मत गिरने देना, क्योंकि एकेडमिक जब पुअर होगे ना, इंटरव्यू में आपको बहुत परेशान करेंगे वो। ओके सर। हाँ, तो इंजीनियरिंग के लिए ये एडवाइस है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी। ओके सर। सर ओके सर, कौन सा मीडियम बेस्ट रहेगा, हिंदी या इंग्लिश मीडियम फॉर इंटरव्यू? या अगर आपका ग्रेजुएशन का मीडियम हिंदी है तो आप हिंदी मीडियम से तैयारी करिए, अगर आपका ग्रेजुएशन का मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम से करिए। इसका सर सिंपल ऐसा हो सकता है हम ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से करें और मतलब प्री और मेन दोनों इंग्लिश मीडियम से, और इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं, इंटरव्यू किसी भी मीडियम में हो सकता है, उसमें कोई टेंशन लीजिए आप। चाहे यूपीएससी चाहे यूपीएससी, तो इंटरव्यू का मीडियम कोई भी हो सकता है। इवन लोग तमिल में भी इंटरव्यू देते हैं। सर आपने किस मीडियम से दिया था सर? जी सर आपने किस मीडियम से दिया था, हिंदी और इंग्लिश? मेरे बारे में जान के कुछ फायदा नहीं होगा तुम्हें, वैसे मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया था। मैंने पढ़ाई हिंदी मीडियम से करी थी 12th तक, उसके बाद ग्रेजुएशन अलीगढ़ से किया था, तो ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम था वो, लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दिया। सर काफी टाइम से एक हाइप बनी रहती है कि लोगों को 16 घंटे या 18 घंटे पढ़ना पड़ता है इसके लिए, तो सर एग्जैक्टली हमारे एक आवर्स मायने रखते हैं या हमारे क्वालिटी आवर्स मायने रखते हैं? देखिए, क्वालिटी ये कैसे तुम डिसाइड करोगे कि मैंने क्वालिटी पढ़ लिया, ठीक है, तो और कितने घंटे पढ़ा ये भी कोई मैटर नहीं करता। देखो, यस सर, जो एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना वो हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, और मेरे अंदर दूसरे टाइप का डेडिकेशन है। जैसे कि अगर मान लिया मैंने एक टॉपिक उठाया, तो चाहे वो रात दिन हो जाए, मैं उसको खत्म करके ही सोऊंगा। इस तरह का मोटिवेशन लाओ, उसमें घंटे का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे मतलब अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इमरजेंसी ना आए तब तक तुम उठो ही मत, उस चीज खत्म किए हुए। इस तरह का मोटिवेशन लाओ, घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो फिर दूसरा जो मोटिवेशन आया आपको एक हफ्ते बाद मोटिवेशन आया पढ़ने का, वो बहुत ही हैजार्डस होता है। ओके सर। सर आप कॉलेज लाइफ और पढ़ाई को कैसे मेंटेन करते थे, साथ साथ मतलब कैसे कर लिया करते थे? कॉलेज लाइफ और पढ़ाई का यही मेंटेनेंस है कि आपके जो फालतू के दोस्त का गैंग है ना, उसको छोड़ दो, ठीक है। जो टाइम आप उसमें देते हो घूमने फिरने में, उसके लिए पढ़ाई मेंटेन करो। हाँ, बस ये है कि दोस्ती उसकी रखो, लेकिन ज्यादा दोस्ती रखने में कोई फायदा नहीं होता, एंड ऑफ द डे आपको नुकसान ही करता है वो। तो थोड़ा आपको अपने आप को, नहीं लाइब्रेरी में मैं पढ़ता था, बट मेरा ग्रुप स्टडी में उतना विश्वास नहीं है। मैं सोलो या फिर एक दो अच्छे दोस्त उन्हीं के साथ पढ़ूं। ग्रुप स्टडी बहुत ही, वो ग्रेजुएशन में काम करती है सिविल सर्विसेज में। ठीक है सर, चला। जी सर, सर आपने बताया तो सर मेन में 4 पेपर है, उसके बाद सर आपने हिंदी पेपर के बारे में बताया, तो सर हिंदी पेपर के बाद दूसरा कोई पेपर ले सकते थे? नहीं, देखिए यूपीएससी के लिए जो हिंदी पेपर है होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, यूपी पीसीएस के लिए हिंदी पेपर कंपलसरी होता है। जी सर, ओके सर। ओके Sir, a person of UP can also give other state exam like BPSC. No, I was giving the UPSC but I couldn't succeeded there finally। मतलब मैंने मेंस लिखा लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हुआ, तो मैंने सोचा स्टेट पीसीएस पे भी फोकस करते हैं। तो मैंने यूपी का दिया एग्जाम, बिहार का दिया। उसमें बिहार में तो मैंने एक ही बार एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था वहाँ पे। अभी तो रिजल्ट आया कुछ दिन पहले। तो ये स्टेट में फोकस करने का मतलब देखो, आप जिस स्टेट के हो ना उस स्टेट को भी फोकस में रखो। ऐसा नहीं है सिर्फ यूपीएससी को फोकस रखो, ये थोड़ा गलत नोशन है कि आप सिर्फ सेंट्रल मतलब फोकस रखो, क्योंकि जिस तरह की गवर्नमेंट आ रही, जिस तरह की है सीट दिन ब दिन घटने वाली है, अभी फिर घट जाएगी सीट। तो अपने स्टेट को भी फोकस में रखो, क्योंकि स्टेट में भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। सर बैकअप रखना चाहिए कुछ? क्या कह रहे हो सर बैकअप इसके लिए? मैटर क्या बोला तुमने? सर प्लान बी, बैकअप प्लान। हाँ देखो, बिल्कुल यार, देखो ये क्या है, मैं भी तुम्हें बताया था शुरुआत में कि 1 से 2% इसमें सक्सेस रेशियो होता है, बाकी फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो बैकअप प्लान ये होता है, जैसे कि बैकअप प्लान क्या होगा आपका कि आपने कुछ देर मेहनत करी, आप सफल नहीं हुए, तब बैकअप प्लान रखो ना। शुरुआत से ही बैकअप रखोगे तो जो आपका मेन गोल है सिविल सर्विसेज, उसमें आप ढीले रहोगे, अरे ये तो है ही, ये नहीं हुआ तो इस तरह से करने से क्या है ना, आपके अंदर
थोड़ी सी लापरवाही स्थिति में आ जाता है, आलसी बन जाओगे आप, ठीक है। तो बैकअप प्लान जब आप फेल मत तब रखना, अभी मत रखो, अभी पढ़ो चुपचाप। सर आपने मतलब पीएचडी एज अ बैकअप करा था या आपका इंटरेस्ट था? नहीं, पीएचडी मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने एकेडमिक्स में ठीक था तो मैंने जेआरएफ कर लिया था। तो जब मैंने ये से एग्जाम दे दिए थे ना, उसके बाद आके पीएचडी ज्वाइन किया था। मेरा पीएचडी भी ज्यादा दिन का नहीं है, मैं 1.5-2 साल से पीएचडी कर रहा हूँ वहाँ पे। तो मेरा जेआरएफ हो गया था, तो मैंने कहा चलो कुछ अर्निंग हो जाएगी इसके थ्रू। तो जब मैंने एग्जाम दे दिया फिर पीएचडी ज्वाइन कर लिया। तो ये एग्जाम एक्चुअली पहले हुआ था, पीएचडी बाद में ज्वाइन किया मैंने, लास्ट ईयर किया था। ठीक है सर अभी मैं 12th किया हूँ, 12th के बाद सर और कितना क्या करें सर, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर कॉमर्स से हैं, बीकॉम। अच्छा, तो कॉमर्स बहुत अच्छे से करो, ठीक है। ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन नहीं करो और ऑप्शनल अपना कॉमर्स रखना। तो कॉमर्स ऑप्शनल रखने के लिए आपको जो कॉमर्स सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। वो जब आप ग्रेजुएशन में अच्छा करोगे तभी होगा। अभी आप जीएस मत पढ़ना प्लीज। आप जब 1-2 साल, अभी 12th है ना, जब कॉमर्स में एडमिशन ले लेना 1-2 साल, तब फिर अपना जीएस स्टडी करना शुरू करना। क्योंकि अगर कॉमर्स में पीछे हो गए तो आपका ऑप्शनल में नंबर नहीं आएंगे। हाँ, और जितने भी ग्रेजुएशन में बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन की तैयारी मत करिए भाई इसके लिए। आप फर्स्ट ईयर पास करिए अच्छे नंबरों से, फिर उसके बाद सेकंड ईयर पे लगिएगा इसमें। सर कौन सी कोचिंग बेहतर है सर आपकी राय में? ग्रेजुएशन के दौरान कोई भी कोचिंग मत ज्वाइन करना। सर ग्रेजुएशन के ग्रेजुएशन के बाद कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ये पूछ रहे हैं? हेलो सर, आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए वोकैबुलरी अच्छी करनी पड़ेगी। तो आंसर राइटिंग नहीं, आंसर राइटिंग जो मैथ का प्रॉब्लम होता है ना, जितनी ज्यादा मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आता जाएगा। उसी तरह आंसर राइटिंग भी है। तो जितनी ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगा। वोकैबुलरी कब आएगी? जब नॉलेज होगी। जैसे ज्योग्राफी का टेक्नोलॉजी तब यूज करोगे ना जब ज्योग्राफी की नॉलेज होगी आपको। जी। हाँ, तो पहले आपको नॉलेज पार्ट पे ही काम करना है। आंसर राइटिंग तो बहुत बात की बात होती है, जब एग्जामिनेशन आने वाला होता है तब किया जाता है। ठीक सर जैसा हेलो सर, जैसे आपने बताया कि आपने बीपीएससी क्वालिफाई किया था, तो सर कुछ बुक लिस्ट वगैरह कुछ बता सकते हैं आप उससे रिलेटेड बीपीएससी के लिए? उसमें ऐसा है ना, देखो मैं आपको ना यूपी पीसीएस, यूपी बीपीएससी सबका बुक लिस्ट टॉपिक वाइज मैं लिख के दे दूंगा इनको, ये आपको फॉरवर्ड कर देंगे ऐसे, ठीक है, जो मैंने किया था एक्चुअली। ओके सर, थैंक यू। सर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस लगभग सेम होता है या कुछ डिफरेंस होता है? अभी 2018 से यूपीपीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस सेम, लगभग सेम हो गया है। इसीलिए यूपीपीसीएस में अदर स्टेट के बच्चे टॉप भी करते हैं। सर एलएलबी के साथ कर सकते हैं प्रिपरेशन? क्या है, क्या बोले? एलएलबी के साथ सर कर सकते हैं प्रिपरेशन? हाँ बिल्कुल, लॉ अपना स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हारे पास जुडिशरी का भी ऑप्शन है, पीसीएस जेल में जाने का। सर यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी एक साथ स्टार्ट की जा सकती है? मतलब सिलेबस कितना ज्यादा सिमिलरिटीज होती है? 100%, बहुत ज्यादा सिमिलर है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसके आगे अंदर बीपीएससी थोड़ा सा है। हाँ, बीपीएससी में कुछ चीजें है ना, जैसे स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब सेम होता है। एक्सक्यूज मी सर, जैसे ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना चाहिए या तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए डेडिकेशन के साथ? ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। ये डिसीजन आप तब लोगे जब आप ग्रेजुएशन पूरा कर चुके होगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर मतलब ये है कि आपको पीएचडी हायर एजुकेशन में जाना है तो मास्टर्स कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप इससे पता नहीं सिविल निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, मास्टर्स करूँ कि ना करूँ, तो मैं सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज वालों को ये बोलूंगा ना कि पार्ट टाइम मास्टर्स करो, ठीक है। इतना सिलेबस होता है कि पास कर जाओगे, ठीक है। और मतलब पार्ट टाइम से मेरा मतलब है डिस्टेंस है या प्राइवेट है, ठीक है, वो कर लो। लेकिन जो जैसे साइंस वाले ने क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में उसमें लैब होता है, उसमें पार्ट टाइम हो नहीं सकता, तो मैं उनके पास तो रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जैसे जो नॉर्मल ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज है वो आप प्राइवेटली या ऑनलाइन डिस्टेंस से कर लो, ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर लो, तैयारी निकल लो जो फुल फ्लेज।
सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, आरसीएम है LLB के और साथ सर जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है सर, उनमें क्या फर्क है सर? किसमें आरसीए किसमें? सर आरसीएम है और आरसीए के अलावा जितने भी सर कोचिंग इंस्टीट्यूट है सर, आपने आरसीए के बारे में बताया अभी कि आरसीएम में जाने का इतना कोई खास फायदा नहीं है। नहीं देखो, आरसीए में क्या होता है ना, जैसे कि कुछ बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो आरसीए में जाते हैं, उनको रहने के लिए रूम मिल जाता है और खाना मिल जाता है कुछ पैसे देके, और फिर थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाती है और बाकी आप वहाँ पे बैठ के शांति के साथ पढ़ सकते हैं। तो उस पर्पज से आप आरसीए में जा सकते हैं। अगर जिसको थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम है कि घर से उतना बैकअप नहीं है, तो आप उनका टेस्ट पार कर लीजिए और फिर आरसीए में बैठ जाइए, तैयारी करिए, और थोड़ा अच्छे एनवायरमेंट में मिल जाता है, बच्चे अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर है ना, तो आरसीए में आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट। तो सर जैसा सर जामिया आरसीए का जो रिजल्ट आता है हर बार सर, सबसे ज्यादा मतलब सिलेक्शन रेस जामिया आरसीए का सर सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेस है सर। नहीं ये देखो, जामिया जो तुम बता रहे हो ना आरसीए सिलेक्शन देता है ना, वो किस तरह के बच्चे हो तो मुझे पता, तुम्हें नहीं पता है। वो मोस्टली बाहरी कोचिंग करके वहाँ पे रहने के लिए आते हैं, कि जैसे दिल्ली में एकोमोडेशन बहुत महंगा है, मतलब दिल्ली में रहना, तो वो क्या करते हैं, बाहर कोचिंग करते हैं, फिर आरसीए के एग्जाम बीट करते हैं, फिर आरसीए में उनको रहने के लिए रूम मिल जाता है और अच्छा एनवायरमेंट मिल जाता है और कंपनी भी अच्छी मिल जाती है लोगों की, पढ़ने लिखने वालों की, तो वहाँ से रिजल्ट अच्छा आता है। ये रीजन है वहाँ पे आने का। ये मत कहो कि वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है कि वहाँ कोई गोली खिला दी जाती है, लोग टॉप कर जाते हैं। सर मतलब जैसे वो अदर कोचिंग में सर पढ़ाई होती है, उस तरह से पढ़ाई तो होती है सर आरसीए में भी, या नहीं होती पढ़ाई वहाँ पे, या सिर्फ सर खुद ही पढ़ना पड़ता है? वो कोचिंग नहीं है, वो गाइडेंस का सेंटर है। वहाँ पे कोचिंग होती है, बट उससे पहले आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, आप चाहे इंडिविजुअली पढ़ के जाओ या कोचिंग में पढ़ के जाओ। ठीक है सर, शुक्रिया सर। सर किस तरीके का बिहेव होना चाहिए? सर किस तरीके का बिहेव हमारा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या क्या? हेलो सर आपने बताया कि कौन से ईयर से स्टार्ट कर दी थी सीरियसली? किस ईयर से सीरियसली स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन? जी आपने कब से करी? नहीं मैंने कब से करी, मेरे फुटप्रिंट पे चल के तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मत करना कुछ भी, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में अपना कोर्स पढ़ना, उसके सेकंड ईयर से सोचना इसे करने के लिए। सर आई एम ए बीएससी स्टैट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। हाँ अभी स्टेट में अच्छा करो, वैसे भी एमयू के हो? यस सर एएमयू से। हाँ तो फिर भैया स्टेट में बैक वैक मत लगने देना, मैथ में ठीक है, बढ़िया से पढ़ लो, उसके बाद सेकंड ईयर से सोचना है करने की। हेलो सर, सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल सकती है बेसिक? अटेम्प्ट से क्या मतलब, तुम्हें सिलेक्शन लेना है ना, कि नाम करना कि सेकंड में निकाल दिया। नहीं सर, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या है कि ये ग्लैमर में मत फंसो भाई, देखो कंटेंट में फंसो। ग्लैमर में फंसोगे तो नहीं हो पाएगा तुमसे, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। कंटेंट में फंसो, क्योंकि मुझे जिस एग्जाम में ये सब चीजें आती है, ये सब मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं एग्जाम में निकालूंगा, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे तुम्हारा जो भी अटेम्प्ट हो, उस पर फंसो ना। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर ग्रेजुएशन का मार्क्स मैटर करता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, बस ये है कि सफिशिएंट लेवल का 50 मतलब जो भी उनका है 50% चाहिए, 50-45 कोई मार्क्स मैटर नहीं करता। हाँ लेकिन अच्छा लो ना मार्क्स बिल्कुल। सर ये टॉप हुआ है सर, बैक लगा हुआ है, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा? नहीं उससे क्या, वो मार्क्स थोड़ी देखने बैठे हैं वहाँ, वो जो तुम होगी बैठे जो सवाल जवाब पूछेंगे वो जवाब देना होता है इंटरव्यू में, उससे पहले तो कोई मार्क्स का मैटर भी नहीं करता। सर जो आपसे सर गलतियां हुई हैं सर, वो सर हमें बता दीजिए ताकि हम रिपीट ना करें। हाँ जैसे गलती सबसे बड़ी ये है ना कि सबसे बड़ी गलती होता है, तो मैं किसी को बताऊं मत की तैयारी कर रहा हूँ, उससे क्या होगा ना, तुम्हारे पास पेयर प्रेशर आ जाएगा, लोग दूसरे तुमसे मतलब कुछ लोग मजा भी लेंगे तुमसे बैठ के कि और भाई तुम तो आईएएस बन गए, ये हो गया वो हो गया। वो मत करना, किसी को बताना मत, ठीक है, चुपचाप पढ़ना। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे थोड़ा ग्लैमर के लिए ना बच्चों के सामने स्टेज करता है, मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसमें तुम ही फंस जाओगे, कल को तुम्हारी बेइज्जती होगी, ठीक है, हो जाओगे सबको पता तो चले जाएगा वैसे ही, है ना। तो इसलिए सबसे बड़ा गलती मैंने ये कही थी कि लोगों को बता देते, क्योंकि अब तुम कोई किताब लेके बैठे हो तो जबरदस्ती आके लोग तुमसे पूछते जैसा भाई ये पढ़ लो, क्यों पढ़ रहे हो, ये सब चीजें। तो ये है कि पहली गलती मैंने ये कही थी, लोगों को थोड़ा बहुत मतलब मैंने ऐसे बता दिया था, नोइंगली अननोइंगली जो भी बोलो, ठीक है। दूसरी गलती ये थी कि मैं बिना समझे सोचे समझे बिना सिलेबस को देखे बहुत सारी किताबें पढ़ने लगता था। कोई टॉपर्स का टॉप सुना तो उसने बोला ये पढ़ लो, तो वो किताब मैं पूरी पढ़ जाता था, फिर किसी ने और ही बोला ये पढ़ जाओ। ऐसा मत करना, स्टिक टू द सिलेबस, ठीक है, जो सिलेबस में आता है वही पढ़ना, लास्ट में वही काम आता है और कुछ नहीं काम आता है।
तो मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस बहुत चीजें पढ़ ली। तो इसलिए आपको बोलता हूँ कि मेंस का सिलेबस दीवार पे लगाओ, उसको एक एक चीज गूगल पे सर्च करो, आपको इतना अच्छा मिलेगा उसमें मटेरियल। अब तो कोचिंग वाले इतना डाल दिए मटेरियल, वो करो। तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। और दूसरी चीज मेरी गलती में यही था कि गाइडेंस नहीं था, हमें पता नहीं था कि मतलब मैंने किसी जो सिलेक्टेड बंदे से उनसे बात नहीं करी थी। आपको करना चाहिए था, मुझसे आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई और भी सिलेक्टेड उससे भी इंटरेक्ट करो, ठीक है, तो उससे आपको पता चलता रहेगा। सर तो आप लोग ऐसे सेशन रखते रहिए, फिर आप लोग हमारे टच में, मतलब हम आप लोगों के टच में रहेंगे सर, हमारा फायदा हो जाएगा। देखो अब्दुल जो टच में मत रहो, तुम जो क्वेरी है तुम्हारी पढ़ाई के दौरान वो क्वेरी मुझे पोस्ट कर दो, मैं रिप्लाई करूंगा जब मुझे टाइम मिले। सर कैसे करें? ये आतिफ है ना, ये बता देंगे, एक मीडियम बना देंगे, ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप पे, या कोई भी कुछ बना देंगे, टेलीग्राम पे ग्रुप बना देंगे, वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है सर क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है सर? हाँ एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी, वो तो मैं सिलेबस पार्ट पे आया ही नहीं हूँ अभी तक कि सिलेबस में पढ़ना क्या है, वैसे एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। सर जैसे मैं मैंने अभी एमपीपीएससी और यूपीपीएससी की प्रिपरेशन में सर फर्क होता है सर? नहीं, अभी 2018 के बाद दोनों सेम सिलेबस हो गया, दोनों से एक साथ तैयारी होती है। ओके सर, थैंक यू सर। आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस Q&A सेशन एंड वी कैन हाँ, प्रोसीड ओके टू द अदर पार्ट्स ऑफ दिस। सर अच्छा आतिफ, हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, हम लोग को किस सिलेबस से स्टार्ट करना चाहिए पढ़ने के लिए, मेंस पहले की प्रीलिम्स? जब हम लोग जानते हैं प्रीलिम्स मेंस और प्रीलिम्स में पहले मेंस। नहीं प्रीलिम्स में पहले मेंस। वो क्या है, सिलेबस दोनों का कॉन्साइड करता है, ऐसा अलग अलग सिलेबस नहीं है। तो पहले मेंस पढ़ो क्योंकि एग्जामिनेशन में वही लिखना है, उसी का काम आता है। प्रीलिम्स तो दूसरा चीज। सर प्रीलिम्स में नो मोर क्वेश्चन प्लीज। ओके आतिफ ऐसा कर लो कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना दो या कुछ कर दो इस तरह का कि जिससे उसी में क्वेरी आते रहे। मैं यस सर वी विल मेक इट। टेलीग्राम का बना दो, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन था सर। हाँ ओके पूछो सर। करंट अफेयर्स आपने कहाँ से किया? करंट अफेयर के लिए मतलब यूपीएससी लेवल या यूपीपीएससी लेवल का सबसे मतलब मुझे जो लगा वो विजन आईएएस एक कोचिंग है, उसका एक मंथली मैगजीन आता है, ठीक है, वो ऑनलाइन आपको फ्री मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट ले लो या ऑनलाइन पढ़ सकती हो तो ऑनलाइन पढ़ लो। वो वहां से मैंने किया। तो वो क्या है कि वो करंट अफेयर जनरल करंट अफेयर नहीं होता है, वो स्पेसिफिक एग्जाम करंट अफेयर होता है जो हमारे एग्जाम में आता है। सर एक करंट अफेयर .न्यूज़ करके सर, क्या वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा नहीं सर? नहीं बिल्कुल नहीं। देखो करंट अफेयर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है बेसिकली। तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश अगर पढ़ रहे हो तो हिंदू पढ़ो बेटर रहेगा, या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, ठीक है। सर अगर तो 3-3 घंटे लग जाते थे, टाइम वेस्ट हो जाता था, फिर थक के नहीं तो गलत तरीके से पढ़ लो ना। 3 घंटे जब नहीं 3 घंटे पढ़ रहे हो तो अभी तुम लोग ग्रेजुएशन में ना, तो तुम लोग न्यूज़पेपर के नाम पे सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ो और एडिटोरियल पेज पढ़ो और कोई पेज मत पढ़ो। ठीक है सर अड्डा 24/7 के सर नोट अच्छे होते हैं? किसके? अड्डा 24/7 ऑनलाइन। वो बैंकिंग कोचिंग का ज्यादा अच्छा सुना मैंने, सिविल सर्विसेज का उतना अच्छा नहीं। अच्छा सर। हेलो सर थ्रू आउट द प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे तो एक सडन टाइम आता होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाते होगे, कहते हो कि छोड़ो यार कुछ और करो। तुम आपका बैकग्राउंड क्या है? जी सर बैकग्राउंड क्या कर रहे हो? सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है सर। अच्छा, इससे पहले क्या था, मतलब 12th में क्या किया था? 12th सर लखनऊ से किया हूँ सर। नहीं क्या किया था? पीसीएम लिया था, पीसीबी लिया था, क्या लिया? पीसीएम। हाँ तो इंजीनियरिंग में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो सबसे बड़ा फेलियर उसी को मानो कि मेरा इंजीनियरिंग नहीं होता तो मैं यहाँ क्यों बैठा होता। तो उसी फेलियर को सब मोटिवेशन तुम्हें मिलेगा कि मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं लायक हूँ, इस लायक, तो सिविल सर्विस में जा रहा हूँ, बस तुम्हारा मोटिवेशन यही है। डिमोटिवेट होगी नहीं कभी तुम। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर एलएलबी के साथ सर क्या? हेलो सर एलएलबी के साथ कोचिंग ले लें यूपीएससी की, या फिर सेल्फ स्टडी करें जब तक एलएलबी के साथ? नहीं एलएलबी के साथ भाई आप सेल्फ स्टडी करो और अपना लॉ सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हेलो सर आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. So now you can proceed to the next parts of listen, मुझे एक चीज बोलनी है कि
जैसे कि अभी तो हमने ये सब ब्रीफ में ये सब बताया, कई चीजों को लोगों को पता भी है सिविल सर्विसेज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन ऐसा कर लो कि इसमें सिलेबस का पार्ट थॉरली डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो उसका टाइटल भी यही रख देना कि व्हाट टू रीड इन द यूपीपीसीएस, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज, एक तरह की चीज है, हाँ। कि उसमें मैं आपको आप सबको करना क्या होगा कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, यूपीपीसीएस जो भी है, वो सामने रखना होगा और उसमें मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसको मैंने इस टॉपिक यहाँ से किया, ये सोर्स मेरा इस चीज का था, तो उससे आप लोगों को एकदम क्लियर मिल जाएगा रोड मैप कि ये करना, मतलब मुझे ये पढ़ना है, इसके लिए मतलब सोर्स के साथ कितनी चीजें कितनी लिखनी है सब मैं बता दूंगा थॉरली एकदम। तो अगला सेशन इसी पे कर लेते हैं, सिलेबस पे, डिकोडिंग सिलेबस के, सिलेबस को डिकोड कैसे करना है, क्या पढ़ना है, इंक्लूडिंग ऑप्शनल। जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो वो मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में बता सकता हूँ उसमें, और एसए के बारे में, हर चीज के बारे में सिलेबस को डिकोड कर देंगे उसमें, ये घंटे का सेशन है उसमें हो जाएगा। हमारा क्लब का एक डेडिकेटेड सेल है सर सिविल सर्विसेज के लिए, और हम लोग अभी बहुत सारे एक्टिविटीज के साथ आएंगे, वर्कशॉप्स करवाएंगे आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग ऐसे मतलब, हाँ मतलब मैं पूरे सिलेबस को ना एक एक चीज बता दूंगा कहाँ पे किया है, मतलब कैसे करना है एक पॉइंट को, तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा ना ये करना है तो ये पढ़ लो, जिसको पढ़ना पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेगा। जी सर। ओके सर एक लास्ट सवाल है सर तजम्मुल भाई का, कैन यू लोकेट द पुअर कवरेजेस? जी तजम्मुल भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। तजम्मुल भाई। शायद वो है नहीं। ओके सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसे अदरवाइज फाइंड आउट करते हैं इसको। सर बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए किसी भी चीज के लिए, क्या चीज के प्रति बिहेवियर? यस सर। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर? जैसे कि सर ये है कि मैं कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड है कोई बंदा, तो उसको किस तरीके से हमें अपने आप पे काबू रखना चाहिए? नहीं देखो, बिहेवियर तब मैटर करेगा ना जब सोसाइटी में जाओगे, जब इंटरेक्ट करोगे चीजें, ठीक है। यस सर। इसमें क्या है, आपको पढ़ना है तो, और जब इस का पेपर आप पढ़ोगे ना तो आपका बिहेवियर देखना खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। उसमें ऐसी चीजें पढ़नी है आपको ना, तो आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि मैं ये अभी तक गलत क्या कर रहा था लाइफ में अपने साथ, मतलब अपने थॉट प्रोसेस को या अपना ह्यूमन एक्शन जितना भी होता है सब एक दूसरे से लिंक्ड है, तो वो चेंज हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, वो कुछ नहीं मैटर करता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप हॉस्टल लाइफ में रहते हैं फिर अलग पर्सनल रूम में? अभी आई डोंट थिंक दिस इज अ फेयर क्वेश्चन भाई। हां ये रिलेवेंट नहीं है। हां नॉन रिलेवेंट सवाल ना करिए। तजम्मुल भाई दोस्त होते हैं साथ। स्टॉप दिस। तजम्मुल भाई यू आर देयर, यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। तजम्मुल भाई। Okay, so Shagufta, let's find out. Okay. Yeah, let's end our session. Yes. Thank you, sir, for joining us. And it was really enlightening session. अच्छा वो But before Telegram का ग्रुप बना देना एक। Call Atif Anwar. Okay. Okay, sir. Okay. Now I like to call Atif Anwar to present a short vote of thanks. Assalamu alaikum, everyone. First of all, I would like to thank. Wa alaikum assalam. Our senior brother and the guest of this event, Mohammad Zafar Bhai, for accepting our invitation and delivering this wonderful talk. It was so inspiring and informative. Thank you everyone for participating in it and asking your questions. Thank you everyone for joining. We will soon begin with a lot of activities for civil services aspirants. We will have, as sir has pointed out, a separate session for syllabus, and then we will have multiple sessions on answer writing, and we will have a separate session for economics optional and other optional as well. So thank you everyone. Thank you sir. Once again. Thank you. Allah Hafiz. Thank you sir. Allah Hafiz. Thank you sir. Thank you sir.